आज सोमवार 10 अगस्त है। हम अपने प्रिय मित्र और सहयोगी और इस चैनल के संस्थापक लैरी जॉनसन के साथ हैं। आप उन्हें जानते हैं। उनका पूरी दुनिया में, पूरे चीन में बहुत सम्मान है। हमारे वैश्विक दर्शकों ने हमारे हर काम को जबरदस्त समर्थन दिया है। और हम क्या करते हैं? हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते हैं जिसके स्रोत जितने गहरे और भरोसेमंद हम पा सकें उतने हों, जिसकी पुष्टि जितनी हम कर सकें उतनी की गई हो। ऐसी जानकारी जिस पर कॉरपोरेट मीडिया की कोई चमक दमक न चढ़ाई गई हो और जो किसी की लाइन न दोहरा रही हो। हमारा मकसद आपको जानकारी देना है और हम वही कर रहे हैं। हमें आपसे अनगिनत टिप्पणियां मिली हैं जिनके लिए हम बहुत आभारी हैं। आप इसकी सराहना करते हैं। तो आज सोमवार है और आज लैरी का दिन है। कल पेपे होंगे और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। फिर हफ्ते के बाद में हम तीनों साथ होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। थ्रू उसी नाम से ट्रांजिशन प्रोटोकॉल पेड मेंबर बनिए और हम आपको ये बहुत उच्च गुणवत्ता वाली ब्रीफिंग सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे, हफ्ते में 2 बार नहीं। तो पेपे कृपया। ओह माफ कीजिए लैरी, कृपया शुरू कीजिए। Met Brasilia Duftemor Sword. Marachyauf the first always transition pro countable galaxy be habilitated. Fleoni TPA. The TPR. हाँ, आजरथिंग। So the situation with respect to Iran. तो ईरान और पूरे इलाके के संदर्भ में आप इसे मिडिल अस्ट कहें, पश्चिम एशिया कहें, फारस की खाड़ी कहें, जो भी शब्द चुनें। अब सैन्य कार्रवाई सऊदी अरब और यमन के बीच केंद्रित हो गई है। मैंने इसे इस तरह बताया है। सऊदी अरब उस व्यक्ति जैसा है जो कांच के घर में रहता है और उसने ऐसे व्यक्ति से पत्थरबाजी शुरू करने का फैसला किया है जो ईंटों के घर में रहता है और जिसकी सिर्फ एक खिड़की है। इसलिए सऊदी शायद यमनी घर यानी हूती घर की एक खिड़की तोड़ सकें, लेकिन हूती सऊदी घर की हर कमबख्त खिड़की तोड़ देंगे। और इस मामले में खिड़कियों से मतलब है तेल रिफाइनरियां, तेल पाइपलाइनिंग, तेल और गैस टर्मिनल, हवाई अड्डे, बुनियादी ढांचा और बिजली प्रणालियां। Infrastructure, power systems. It is no matter what Saudi Arabia. सऊदी अरब सैन्य रूप से जो भी करने का फैसला करे, यमन के मुकाबले वह साफ तौर पर नुकसान की स्थिति में है। यमन की सेना सऊदियों की सेना से बड़ी है। यमन की सेना ज्यादा सक्षम है, बेहतर प्रशिक्षित है और सऊदी सेना से बेहतर लड़ाकू है। और हालांकि सऊदियों को वायु शक्ति में साफ बढ़त हासिल है, लेकिन हूतियों के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और वे उनके पास बड़ी तादाद में हैं, उनके सामने ये वायु शक्ति वास्तव में बहुत कम काम आती है। इसलिए अंसार अल्लाह इस समय लगातार तनाव बढ़ाने की स्थिति में है। वह यानबू से निकलकर दक्षिण की ओर जाने की कोशिश कर रहे सऊदी टैंकरों को रोक रहा है। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, उत्तर की ओर स्वेज नहर के रास्ते जाना। अब इससे पिछले हफ्ते पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए तथाकथित मक्का समझौते को लेकर एक दिलचस्प सवाल उठता है। यह समझौता पिछले 2-3 या 3-4 हफ्तों की बातचीत का नतीजा नहीं है। इस समझौते पर कुछ समय से काम चल रहा था। दरअसल मेरा मानना है कि इसकी जड़ें शायद 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से भी पहले तक जाती हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह लगभग 1 हफ्ते बाद हुआ था जब इजरायल ने कतर के दोहा में हमास के वार्ताकारों पर हमला किया था। तो नई सुरक्षा व्यवस्था तलाशने की यह अवधारणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो अभी हाल में ही विकसित हुई हो। हम जानते हैं कि अप्रैल के अंत में जब ईरान के विदेश मंत्री अरागची मॉस्को गए थे, तब राष्ट्रपति पुतिन सामने आए और उन्होंने खास तौर पर मध्य पूर्व में एक नई सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पर बात की थी। 1 हफ्ते बाद अरागची बीजिंग में थे और विदेश मंत्री वांग यी ने लगभग शब्दशः वही बात दोहराई जो व्लादिमीर पुतिन ने कही थी। तो यह साफ संकेत था कि चीन और रूस दोनों इस मुद्दे पर एक राय में थे। जून में
जब पाकिस्तान ने उन वार्ताओं की मेजबानी की थी जिनके परिणामस्वरूप स्विट्जरलैंड में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, उसी दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री काहिरा में मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से भी मिल रहे थे। Turkish and Saudi Arabian foreign ministers as well. We never got to read out what was being discussed, but I guarantee you. हमें कभी ये नहीं बताया गया कि क्या चर्चा हो रही थी, लेकिन मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि ये पूरा मुद्दा, इसे एक मुस्लिम नाटो कह लें या मुस्लिम सुरक्षा व्यवस्था कह लें, ऐसी व्यवस्था का है जो मध्य पूर्व के मुसलमानों की रक्षा के लिए बनाई गई हो। अब इस बारे में कुछ अटकलें लगाई गई हैं और कुछ वाजिब सवाल भी उठे हैं कि पिछले हफ्ते जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, क्या उसका निशाना यमन था या ईरान। हम बस इतना कह सकते हैं कि तथ्यों को देखें और देखें कि क्या हुआ है। संयुक्त पाकिस्तानी सूदी समझौते पर पिछले सितंबर में हस्ताक्षर हुए थे और तब से यमन ने सऊदी अरब के भीतर कई ठिकानों पर हमला किया है, अहम ठिकानों पर काफी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ नहीं। पाकिस्तान ने यमन के बारे में क्या कहा? कुछ नहीं। What did Pakistan say about Yemen? Nothing. So I take that as a good, clear indicator that this. तो मैं इसे एक अच्छे स्पष्ट संकेत के तौर पर लेता हूं कि इस सुरक्षा समझौते का यमन से कोई लेना देना नहीं था और नहीं ईरान से। इसी तरह उस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद यमन में और हमले हुए जिन पर आप प्रतिक्रिया की उम्मीद करते, क्योंकि फिर से प्रेस में आई भाषा में दावा किया गया था कि एक पर हमला सब पर हमला है। खैर, सऊदी अरब पर हमला हुआ और न तुर्की ने जवाब दिया न पाकिस्तान ने। दरअसल तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने खास तौर पर यह जोर देकर कहा कि यह मुसलमानों का मुसलमानों से लड़ने का मामला नहीं था। तो हमें जो दूसरा संकेत मिला वह यह बताता है कि यह कोई आम, जैसा कि कहें, धर्मनिरपेक्ष संधि नहीं है। इसका एक स्पष्ट धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। Religious, spiritual significance. Because instead of signing the agreement in Riyadh, क्योंकि रियाद में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बजाय उन्होंने मक्का में उस पर हस्ताक्षर किए, और मक्का में हस्ताक्षर करके वे सिर्फ पश्चिम को नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया को भी एक संकेत दे रहे थे कि ये तीनों अपने अपने क्षेत्रों में ताकतवर मुस्लिम देश हैं। तुर्की के पास एक बड़ी सैन्य ताकत है, सऊदी अरब के पास बड़ा क्रेडिट कार्ड है, उनके पास पैसा है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, और इस संदर्भ में तुर्की के खिलाफ तेल अवीव और यरूशलेम में जायोनिस्टों की ओर से हाल में दी गई धमकियों को देखते हुए अब तुर्की संभावित रूप से इजरायल के सामने अकेला नहीं खड़ा है, जो एक परमाणु शक्ति है। अब तुर्की के पास एक दूसरी परमाणु शक्ति के साथ साफ समझौता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम इन सब बातों को जरूरी तौर पर बेअर्थ कहकर खारिज कर सकते हैं। dismiss all of this is meaningless, but we still have not seen the details of the agreement. लेकिन हमने अभी तक समझौते का ब्यौरा नहीं देखा है, हमने उसकी वास्तविक भाषा नहीं देखी है, और हमें अभी ये भी देखना बाकी है। ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सिद्धांत रूप में इस समझौते की परीक्षा लेनी चाहिए थीं, जिन्हें अगर आप कहें तो कांच तोड़कर जवाब देने पर मजबूर कर देना चाहिए था। लेकिन अब तक तुर्की और पाकिस्तान ने उन घटनाओं को नजरअंदाज करना चुना है। तो इससे हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या सऊदी अरब और यमन के बीच ये युद्ध लगातार और बढ़ता जाएगा? अभी जैसा दिख रहा है, हूती कई ऐसे कदम उठा रहे हैं जिन्हें हम अग्रिम आक्रामक कदम कह सकते हैं। वे गोदामों को नष्ट कर रहे हैं, रसद को नष्ट कर रहे हैं, और उन सैन्य इकाइयों के जमावड़े वाले ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, यानी सऊदी अरब समर्थित यमनी सैन्य इकाइयों के भी और हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही सऊदी अरब की सेनाओं के भी। मुझे लगता है कि आखिरकार बात यहां तक जाएगी कि सऊदी अरब को एक बार फिर हौथियों के पास हाथ फैलाकर जाना पड़ेगा और समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी इतने नुकसान लगातार झेलने की स्थिति में नहीं है। बुनियादी ढांचे का नुकसान, तेल टर्मिनलों का नुकसान, हवाई अड्डों और सप्लाई ठिकानों का नुकसान, यह उनके लिए बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, जो लोग कांच के घर में रहते हैं
उन्हें अंत के घर में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ पत्थरों की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसका अंत अच्छा नहीं होता। अब इससे हम अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति पर वापस आते हैं। सप्ताहांत में हमने कुछ संकेत देखे हैं, मीडिया रिपोर्टें भी, और ऐसे संस्थानों व थिंक टैंकों के बयान भी जिन्हें व्हाइट हाउस के कुछ हद तक करीब माना जाता है। इनसे संकेत मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। Indicated that Donald Trump's looking for an exit route. Not clear how he's going to get. ये साफ नहीं है कि वह वहां तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन जो साफ है वह ये कि अमेरिका में, और सच कहें तो दुनिया भर में बिगड़ती आर्थिक स्थिति, एक वैश्विक आर्थिक मंदी जो मेरे विचार में शुरू हो चुकी है। बस इतना है कि मंदी की पुष्टि करने वाले जो सामान्य आंकड़े जारी किए जाते हैं वे अभी तक वास्तव में प्रकाशित नहीं हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गैस की कीमत को लेकर साफ तौर पर चिंता जताई है। अब तक अमेरिका में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो है, लेकिन वह उतनी ऊंची नहीं है जितनी हो सकती थी, क्योंकि अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से लगातार तेल निकाल रहा है। वे स्तर अब एक गंभीर सीमा तक पहुंच रहे हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली वास्तविक भूमिगत गुफाओं को बड़ा संरचनात्मक नुकसान पहुंचाए बिना इतनी निकासी जारी नहीं रख पाएगा। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि वैश्विक आर्थिक संकट, खासकर जापान के संदर्भ में, स्कॉट बेसेंट की उन योजनाओं को पटरी से उतारने की धमकी दे रहा है जिनका मकसद अमेरिकी डॉलर को ऊंचे स्तर पर बनाए रखना है, ताकि अमेरिकी ट्रेजरी बिलों की दरें बढ़ाने की जरूरत न पड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका एक नाजुक वित्तीय स्थिति में है, और साथ ही वह जापान को संभाले रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अब जापान की हालत संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बदतर है। उसका कर्ज जीडीपी अनुपात 250% के करीब पहुंच रहा है, जो पहले कभी नहीं सुना गया। Debt to GDP ratio approaching 250%, something unheard of. And what has exacerbated this crisis, or what has, और जिस चीज ने इस संकट को और बढ़ा दिया है या इन लपटों पर पेट्रोल डाल दिया है, वह है फारस की खाड़ी से तेल की सप्लाई का पूरी तरह कट जाना। जापान दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर पहले अपने तेल का 90% की खाड़ी से लेता था, और वह तेल जापानी रिफाइनरियों में जाता था, जिन्हें खास तौर पर फारस की खाड़ी से आने वाले उस उच्च सल्फर वाले तेल को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। जापान उसे बस अमेरिका से आने वाले स्वीट क्रूड से नहीं बदल सकता, क्योंकि वे रिफाइनरियां उस स्वीट क्रूड को संभाल नहीं सकती। वे उसके लिए तैयार या डिजाइन नहीं की गई हैं। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप और फारस की खाड़ी से तेल के प्रवाह के रुकने के कारण अभी कटौती पूरे 3 महीने के करीब पहुंच रही है। इसका असर वैश्विक आपूर्ति के 20 से 25% पर पड़ा। that affected 20 to 25% of the global supply, and without that global supply cut off, that means और वैश्विक आपूर्ति रुक जाने का मतलब है डीजल और विमानन ईंधन की उपलब्धता कम होना। ये उस तेल के मध्य डिस्टिलेट्स से बनते हैं जो फारस की खाड़ी से आता है। दुनिया में इसकी कमी है, और बात यह नहीं है कि अमेरिका या रूस जैसे किसी देश से कहा जाए कि वे अपना उत्पादन बढ़ाएं। उनके पास उत्पादन बढ़ाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में तो सौर क्रूड उपलब्ध नहीं है। उसकी मात्रा कम हो गई है, और लोगों के लिए बात समझना बेहद जरूरी है। तो इस पिछोकड़ में ईरान ने साफ कर दिया है कि वह वास्तव में अपनी ओर से ज्यादा बातचीत कर रहा है। वह पाकिस्तान या कतर पर मजबूत मध्यस्थों के रूप में निर्भर नहीं है। दोनों देशों के साथ उसका संपर्क बना हुआ है, लेकिन ईरान अब स्पष्ट रूप से अपना रास्ता खुद तय कर रहा है। और उस रास्ते में एक बात यह भी शामिल थी कि उसने उन 10 बिंदुओं पर, जिन्हें उसने अप्रैल में अमेरिका के सामने रखा था, एक अपडेट जारी किया। to the 10 points they had presented the United States back in April. In response, the United States provided a 15-point. इसके जवाब में अमेरिका ने 15 बिंदुओं का एक प्रस्ताव दिया। ईरान अपने 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के वापस आया, जो मूल रूप से उसी के समान है जो उसने अब जारी किया है। बस फर्क इतना है कि पिछले प्रस्ताव में लेबनान, फिलिस्तीनियों, गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में
और यमन का खास तौर पर जिक्र नहीं था, जिन्हें पश्चिम निशाना बना रहा है। पश्चिम को उन्हें निशाना बनाना बंद करना होगा और उन देशों के खिलाफ युद्ध खत्म करना होगा। ईरान ने अब इसे अपडेट किया है। अब ये एक बहुत स्पष्ट मांग है जिसे ईरान उन शर्तों में शामिल कर रहा है जिन पर पश्चिम को सहमत होना होगा और जिन्हें उसे पूरा करना होगा ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने पर समझौता हो सके। बाकी बातें ईरान के पिछले 10 बिंदुओं वाले जवाब में पहले से थीं। नाकेबंदी हटाओ, संपत्तियां अनफ्रीज करो। यही वे अहम मानदंड हैं जिन्हें पश्चिम को पूरा करना होगा। Benchmarks the West must meet. Now, we've got indications that अब हमें ऐसे संकेत मिले हैं कि ऐसा लगता है कि मुज्तबा खामेनेई सरकार पर ज्यादा नियंत्रण कर रहे हैं। ये शायद इस बात से जुड़ा हो कि 28 फरवरी के हमले में लगी चोटों से वे पूरी तरह उबर चुके हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा सलाहकार को हटा दिया है, जो पिछले मुख्य वार्ताकार दिवंगत अली लारीजानी के बेहद करीबी थे, और लारीजानी पेजेशकियन के भी करीबी थे। लारीजानी पश्चिम से बातचीत के समर्थक थे, लेकिन आखिरकार उसी पश्चिम ने उनके साथ धोखा किया जिसने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को भी मार डाला। इसलिए जिस व्यक्ति की जगह रजाई को लाया गया वह लारीजानी और पेजेशकियन दोनों के करीबी थे। was close to Larijani and close to Pezeshkian. Removing him now, I don't think he was. उसे अभी हटाना, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी खतरे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब मुज्तबा खामेनेई एक बहुत साफ संदेश दे रहे हैं। वे अपने आदमी रजाई को ला रहे हैं। अब रजाई के बारे में दिलचस्प बात यह है, और इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा, इसकी जांच करना शायद अहम होगा। क्या मुज्तबा खामेनेई ने कभी ईरान इराक युद्ध के दौरान सीधे रजाई के अधीन सेवा की थी? याद कीजिए, मिनज़ेड से तैयात तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान मेरा मानना है कि मुज्तबा खामेनेई इंसेप्टिसाइड में IRGC में शामिल हुए थे और करीब 1.5 साल, लगभग 2 साल तक सेवा में रहे। ये दिलचस्प होगा। और उस वक्त रजाई एक युवा व्यक्ति थे, करीब 24 या 5 साल के, जो इतनी कम उम्र के बावजूद IRGC में एक वरिष्ठ पद पर कमान संभाल रहे थे। In a senior position with the IRGC, despite such a young age. So it'd be interesting to see if the relationship actually goes. तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रिश्ता वास्तव में इतना पुराना है। मुझे संदेह है कि ऐसा ही है, और यही एक और वजह हो सकती है कि मुज्तबा इस समय रजाई की ओर रुख कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पश्चिमी विश्लेषक इसे गलत तरीके से समझेंगे कि रजाई को नियुक्त करके वे किसी कट्टरपंथी को ला रहे हैं। नहीं, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं जिसकी समझ कहीं अधिक गहरी है और जिसे सैन्य विकल्पों तथा सैन्य क्षमताओं की ज्यादा जानकारी है। साथ ही उनकी पृष्ठभूमि वकील की भी रही है। अजीब बात है, लेकिन इसलिए उनके पास सैन्य अनुभव भी है और अकादमिक पृष्ठभूमि भी, ताकि वे मुज्तबा खामेनेई को कई तरह के विषयों पर सलाहकार की भूमिका में मदद कर सकें। तो इस समय जो एकमात्र महत्वपूर्ण वार्ताएं चलती हुई दिख रही हैं, वे ईरान और ओमान के बीच हैं। Iran and Oman. The Iranians have been positive so far about the potential outcome. ईरानियों का अब तक उसके संभावित नतीजे को लेकर रुख सकारात्मक रहा है, लेकिन वे जिस भी समझौते पर पहुंचे उसमें ये बातें शामिल होंगी। ईरान फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण के तहत तय अपने प्रोटोकॉल से पीछे नहीं हटेगा। इन प्रोटोकॉल के मुताबिक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले हर जहाज को ये इनलाइन कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूसरी बात, टोल वसूला जाएगा, और जो मुद्रा सबसे अधिक संभावना है कि ली जाएगी वह चीनी मुद्रा रैनमिन भी होगी। उसका एक हिस्सा ओमान के साथ बांटा जाएगा, लेकिन फिलहाल ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य की बहुत सतर्कता से निगरानी करता रहता है। जिस जहाज ने वह अनुमति नहीं ली है उसे गुड़ नहीं दिया जाता। No ship that has not filled out that permission gets through, and another one was hit today. और आज एक और जहाज पर हमला हुआ, जिससे पश्चिमी देशों और उन जहाज मालिकों को बहुत साफ संदेश गया है जो सोचते हैं कि वे जोखिम उठाकर निकल सकते हैं। वे नहीं निकल पाएंगे। और इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने पहले कसम खाई थी कि अगर ईरानियों ने ऐसे किसी जहाज पर हमला किया तो अमेरिका तुरंत जवाब देगा,
और किसी पुल को उड़ा देगा या किसी बिजली केंद्र को निशाना बनाएगा या ईरान के भीतर कुछ नुकसान पहुंचाएगा। अब पिछले 8 दिनों में ईरान के ऐसे कम से कम 6 हमले हो चुके हैं। अमेरिका ने एक भी हमले का जवाब नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका शायद इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि सैन्य विकल्प अब व्यवहार नहीं रहे हैं। तो मिस्टर जी, मेरा सार यही है। बस इस सारांश हमेशा की तरह बेहद विचारपूर्ण, गहराई से विश्लेषित, गहराई से शोधित और उस सबसे अच्छी उपलब्ध जानकारी पर आधारित जो हमने आपको दी है और अब आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। कुछ और बातें हैं जो मैं जोड़ना चाहता हूं, जिन्हें मैं आपके बोलते समय आपसे साझा कर रहा था। ये हमारी बेहद जानकार स्रोतों से मिली हैं, जिन्हें अपने दर्शकों तक पहुंचाना हम अपने लिए सम्मान की बात मानते हैं। वे इस प्रकार हैं। हमें जानकारी मिली है कि मोस्तबा काफी हद तक स्वस्थ हो चुके हैं। ये एक अंदरूनी स्रोत से मिली जानकारी है, एक ऐसे व्यक्ति से जो मोस्तबा के बहुत करीबी हैं और हमारे दर्शकों तथा हमारे विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के किए गए हमले में वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस हमले में उनके पिता मारे गए, उनकी पत्नी मारी गई, उनकी बेटी मारी गई, वगैरह वगैरह। लेकिन अब वह काफी हद तक ठीक हो चुके हैं, और क्योंकि वह काफी हद तक ठीक हो चुके हैं, इसलिए उनमें ज्यादा ऊर्जा है, अपने पद की विशाल शक्तियों का वास्तव में इस्तेमाल करने की ज्यादा क्षमता है। और हाल में किया गया यह कर्मियों का बदलाव इसी वजह से किया गया कि मोज्तबा अब ज्यादा नियंत्रण संभालने के लिए तैयार है। हालांकि प्रेस के कुछ हलके इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा, मोज्तबा अब ज्यादा कट्टरपंथी हो गए हैं, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग कहती है नहीं, मोज्तबा कट्टरपंथी नहीं है। मोज्तबा बहुत यथार्थवादी है। मोज्तबा ऐसी स्थिति में वापस जाना चाहते हैं जहां होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाए। उम्मीद है कि इसी आने वाले हफ्ते में, शुक्रवार या गुरुवार को या उसके तुरंत बाद। मेरा मतलब है, ये अंदरूनी जानकारी है जो मैं आपको, अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को दे सकता हूं कि मोज्तबा यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी अभी तक ईरान या इस्लामाबाद ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस्लामाबाद को ईरान से आने वाले एक बहुत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मेरा मतलब है, ये एक पुष्ट तथ्य है और ये जानकारी उस व्यक्ति से आई है जो इसी आने वाले हफ्ते इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रहा था। ऊपरी तौर पर वजह यह बताई जा रही है कि वे 14 अगस्त के समारोहों, स्वतंत्रता दिवस की गतिविधियों वगैरह में हिस्सा लेकिन असली वजह यह है कि वे आएंगे और असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। मकसद यह होगा कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाए गए विवाद के मुद्दों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया के बारे में फैसला किया जाए। मुझे जानकारी दी गई है कि जवाब मिल चुका है। ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को जवाब मिल गया है। इस जवाब पर ईरानी नेतृत्व के साथ चर्चा हुई है, लेकिन मोज्तबा या विदेश मंत्री अरागची या राष्ट्रपति पेजेशकियन या गालिबाफ की तरफ से कोई अंतिम फैसला अमेरिका को वापस नहीं बताया गया है। और मुझे बताया गया है कि वे किसी फैसले पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं, दबाव की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे उस व्यवस्था को पूरी तरह उलट पुलट नहीं करना चाहते जिसमें तेल आपूर्ति करने वाले देश दुनिया के बाकी हिस्सों को तेल और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। मेरा मतलब है, ये बात मुझसे कई बार जोर देकर कही गई। वे नहीं चाहते कि दुनिया के बाकी हिस्सों से उन्हें जो सद्भावना मिली है वह उनके खिलाफ हो जाए कि हमें तेल नहीं मिल सकता क्योंकि ईरान इतना आक्रामक है और इतना गैर तार्किक है, वगैरह वगैरह। अब ट्रंप को आखिरकार ये समझ आ गया लगता है कि ईरान पर मिसाइलें दागने, बम बरसाने से कुछ हासिल नहीं होगा। दरअसल इससे उनका रुख बस और सख्त होगा और उनका मुंह भी बंद हो गया है। मेरा मतलब है, लोग ये नोटिस करते हैं। लैरी, शायद
मैंने थैंक्सिंग हफ्ते दिनों उनकी ऊंची ऊंची बयानबाजी बंद हो गई है। क्या आपने ये नोटिस किया है? Yeah, no. He's, हाँ, नहीं। ट्रंप की बातचीत करने की शैली है धमकी देना, दबाव डालना और दूसरे पक्ष से रियायतें लेने के लिए लगभग हद से ज्यादा बढ़ जाना। और ऐसा लगता है कि उन्हें अब एहसास हो गया है कि ईरान के साथ ये तरीका काम नहीं कर रहा। That's not working with Iran. No, not working at all. In fact, नहीं, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। दरअसल इसका उल्टा असर हो रहा है। ये उन्हें और ज्यादा हौसला दे रहा है कि वे अपनी जगह पर और मजबूती से डटे रहें। और मुज्तबा तथा ईरानी नेतृत्व ये समझ चुके हैं। वे पाकिस्तान के साथ मिलकर एक समझौते तक पहुंचने पर काम कर रहे हैं। मैं साहस करके एक अनुमान लगा रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं। मेरे पास कोई जादुई भविष्यवाणी करने वाली चीज नहीं है। मैं सिर्फ उस जानकारी के आधार पर कह रहा हूं जो मुझे उन लोगों से मिल रही है जिन पर मुझे भरोसा है, ऐसे लोग जो वास्तव में जानते हैं कि क्या चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इस बात की बहुत मजबूत संभावना है कि हफ्ता खत्म होने से पहले, जब ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में होगा और बातचीत हो चुकी होगी, ईरान अमेरिकियों को जवाब दे देती वो गया ठीक ईरान was milthameg अपनी प्रतिबद्धताएं बनी मलवास और हम उन्हें निस्वेलीश दावर perform, and we are ready to perform, and it is not going to be a maximalist demand by Iran. और ये ईरान की कोई अधिकतमवादी मांग नहीं होगी। ये ईरान की एक वाजिब मांग होगी और ऐसी मांग होगी जिसे वे मानते हैं कि अमेरिका पहले ही पूरा करने की इच्छा जता चुका है। तो मेरा मतलब है, आपने अभी जो कुछ कहा उसके आधार पर मैं ये सकारात्मक बात रख रहा हूं। और हमारे दर्शकों के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें ये विशेषाधिकार है कि हम जानते हैं कि ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, खासकर एमसीए समझौते के संबंध में, जिस पर वे अस्थायी तौर पर मेरी मुलाकात उस व्यक्ति के साथ तय है जो उस कमरे में मौजूद था जब उन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। Was in the room when those agreements were signed. Not visible, but very नजर नहीं आए, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों के पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और मुझे ये बहुत बड़ा सम्मान मिला है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिला, ताकि मैं उनसे सीधे सुन सकूं कि ये सब क्या मायने रखता है। और मेरी उम्मीद और इच्छा है कि जब इस हफ्ते के खत्म होने से पहले हम तीनों साथ बैठेंगे तो हम उस खास खबर को सामने ला सकें जिसका दुनिया वास्तव में इंतजार कर रही है। यानी उन तीन देशों के बीच वास्तव में क्या हुआ था जिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रेरित किया। तो ये शुक्रवार के लिए है जब लैरी, पेपे और मैं साथ बैठेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर होनी चाहिए। वापस आपके पास, लैरी। Back to you, Larry. Okay. Now I think that summarizes it for today. ठीक है, मेरा ख्याल है कि आज के लिए यही सार है, यही हमारा अपडेट है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के YouTube चैनल और सबस्टैक दोनों को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, इसकी सकारात्मक सिफारिश करें। हम इसकी सराहना करेंगे और आज इसे देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका धन्यवाद। And appreciate you tuning in today to watch this. And if you are willing to support us, और अगर आप हमारा समर्थन करने के इच्छुक हैं तो हम आपके समर्थन पर निर्भर हैं। हमारे कोई प्रायोजक नहीं है, कोई हमें ये नहीं कहता कि ये बोलो और वो बोलो। हम ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि दुनिया को सच जानने की जरूरत है। वो सच जिसे जानना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो हमें मिला है और जिसे हम उत्साह के साथ आपके सामने लाते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो अगर आप कृपया इसका समर्थन कर सकें तो एक छोटी सी फीस, महीने के $5 में हम आपके मेल बॉक्स में एक सुरक्षा ब्रीफ भेजेंगे। बाकी ये पूरी तरह मुफ्त है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे पेपे एस्कोबार के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिस पर आप भरोसा करते हैं, और उम्मीद है कि हमारे पास बेहतर खबर होगी, इस मायने में कि शायद दुनिया इस संकट से बाहर निकल रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। thank you very much. Bye-bye. Bye.